हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टेप अप जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, तो जल्दी से खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो यार न्यूक्लियर फिजन से हमें एक सिमिलर सा नाम ध्यान आता है, बाइनरी फिजन, है ना। हमने 9th-10th के अंदर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। ये भी फिजन, वो भी फिजन। इसके अंदर क्या होता था? अमीबा होता था, पेरेंट न्यूक्लियाई, जो कि आपका स्प्लिट होता था, पहले इस फॉर्म के अंदर आता था, ठीक है। और एक इसके अंदर स्प्लिट हो जाता था आपका दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, है ना। नाम से पता लग रहा है बाइनरी फिजन मतलब कि दो पार्ट्स में टूटेगा, है ना। अब इसकी मदद से अपने न्यूक्लियर फिजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका न्यूक्लियर फिजन क्या कह रहा है कि भाई, क्या समझ में आ रहा है मतलब हमको कि भाई एक हैवियर आपके पास न्यूक्लियस होगा, हैवियर एटॉमिक मास का, उसका क्या होगा? वो स्टेबल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? टूटेगा। किसमें? टू और मोर स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। तो जी डेफिनेशन लिख देते हैं, सही समझ रहे हैं हम क्या? हैवी, चलो सही से लिख देते हैं, हैवी न्यूक्लियस splits into two or more stable nuclei। समझ में आ गई भाई? बहुत सिंपल बात। A heavy nucleus splits into two or more stable nuclei। क्या हो रहा होगा आपका? एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यूरेनियम। आपका यूरेनियम स्प्लिट हो गया भाई दो डॉटर न्यूक्लियस इसके अंदर, ठीक है। हमने यार एक ग्राफ और पढ़ा था, आपको याद हो? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ होता था वो, है ना। रफ बना रहा है ना, आपको एग्जैक्ट तो पता ही है। तो आपका समवॉट यहाँ पे यूरेनियम होता था, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी थी? आयरन की। हमें वैल्यू भी याद है शायद, 8.8, है ना, 956। तो अब यहां से समझते हैं, देखो फ्यूजन का भी थोड़ा सा ले लेते हैं, बस फ्यूजन का एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो आएगा। देखो इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और जो इधर वाला है यहाँ पे आपका क्या होता था? एटॉमिक मास, ठीक है। जो इधर पे है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कम है। अगर मुझे इसको बढ़ाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए भाई, एट दी एंड सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। आप भी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि भाई आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब लग सके, या फिर आपको एक अच्छा माहौल मिल सके जिसमें आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। आपको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ाएगा? अब ये देखो, ये आपका है बड़ा न्यूक्लियाई, यहाँ पे है आपका छोटा न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका बड़ा न्यूक्लियस, यहाँ पे मतलब बड़ा मतलब इन द सेंस हैवियर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है? छोटा। तो इसको अगर मैं दो न्यूक्लियस के अंदर तोड़ दूं, यूरेनियम को जैसे अभी मैंने तोड़ा है, तो उनका एटॉमिक मास का कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 240 ले लेता हूँ, रफ आइडिया ले रहा हूँ कि भाई एक का एटॉमिक मास कितना था? 240 था। सॉरी, एटॉमिक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका एटॉमिक नंबर है भाई, देख लेना आप क्या था, एटॉमिक नंबर था कि एटॉमिक मास था। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, 120 प्लस 120 अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ मैं, सिंपल। तो ये 240 पे यहाँ था, तो ये 120 पे यहाँ पे आ जाएगा, समवॉट मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो इसका क्या बढ़ा? क्या पहले ये थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब ये है। वैसे यहाँ पे हमने आयरन ले रखा है, थोड़ा इससे और आगे होगा, है ना। अब आप बताओ। हाँ जी। तो इसकी क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी? वही तो चाहता था मैं। और वहीं पे अगर मैं इन एटम्स की बात करूं, तो यह है छोटे। सपोज कर लेता हूं मैं, एक के 30 है, एक का 20 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, रफ आइडिया ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां वाले क्या करेंगे? कंबाइन होंगे। क्यों कंबाइन होंगे? समवॉट 50 के आसपास पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो 50 के आसपास कहां पहुंचे? फिर से आयरन के क्लोज पहुंच गए, उसके क्लोज पहुंच गए, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले सपोज करो 30-40 वालों की यहां पे थी, तो अब देख रहे हो आप उसकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो हमको एक समझ में तो आ रही है कि भाई फिजन क्यों हो रहा है, फ्यूजन क्यों हो रहा है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज के अंदर। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस।
अब आपका मान लेते हैं आपके पास Z था, ठीक है, Z कोई भी आपका न्यूक्लियस है, वो आपका ब्रेक हो गया X प्लस वाई के अंदर, ठीक है। अब भाई इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रही होगी, तो मैं मानता हूँ Be1/E1। अब इसकी भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रही होगी, ठीक है जी, इसकी भी कुछ रही होगी अपनी, सबकी इंडिपेंडेंट, हर न्यूक्लियस की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनकी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई, ठीक है भाई। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या मतलब क्या है कि भाई सिंपल समझ लो, या तो एक न्यूक्लियस को बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ध्यान रखना, क्या बनाने के टाइम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर आपका एक न्यूक्लियस दे रखा है, आपको उसको तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो Be1/A1, इसकी बाइंडिंग एनर्जी Be2 × A2, इसके न्यूक्लियस A2 होंगे और इसके A3। तो इससे क्या आ रही है, Z की बाइंडिंग एनर्जी, X की बाइंडिंग एनर्जी, Y की बाइंडिंग एनर्जी, निकाल पा रहे हो, निकल रही है भाई। तो अब क्या करें, अगर मैं एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाऊं कि भाई अगर मेरे पास 5 था, उसको मैंने ब्रेक कर दिया, अरे थे तो एक ही है, अरे ये Z भी तो कुछ ऐसा ही था, इसमें भी कुछ बाइनरी फिजन वाला ही सिस्टम होगा। ये क्या है, आपके न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब जब ये टूट रहे होंगे तो समवॉट ये कुछ ऐसे ऐसे बना होगा, टूटने वाले थे, ठीक है। तो आधे न्यूक्लियॉन्स या फिर समझ रहे हो ना, कुछ यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे, लेकिन टोटल समीशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और फाइनली क्या हो गया, ब्रेक हो गए। लेकिन जब यहाँ पे जोड़ा गया बाइंडिंग एनर्जी को दोनों को, और आपको यहाँ पे भी मैंने समझाया भी गया है, तो बता सकते हो किसकी बाइंडिंग एनर्जी इन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इन दोनों की ज्यादा होगी जोड़ने के बाद, मतलब पहले कम थी अब ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है। फिजन के टाइम पे क्या हो रही है, फ्यूजन के टाइम पे अभी देखेंगे, है ना, फिजन के टाइम पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ रहे हो, जो डिफरेंस है ना वही आपका क्या होगा, एनर्जी रिलीज। अब और चीज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक डाटा देता हूं मैं, कि भाई आपको याद नहीं करना है, बस एक समझा रहा हूं कि ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, एक न्यूक्लियस, फिर से बोल रहा हूं, एक न्यूक्लियस आपके पास का है, यूरेनियम का है, ठीक है जी, और यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, इससे पता है कितनी एनर्जी निकलती है, अगर इसका मैं फिजन कराऊं, इससे करीब करीब 200 अप्रोक्सीमेटली MeV, इससे ज्यादा ही होती है बल्कि थोड़ी सी, 200 MeV सिर्फ एक न्यूक्लियस से। मैं 1 ग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं 10 ग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 AMU कितना होता है, 1.6 × 10⁻³ -23 ग्राम, -27 kg, तो -23 ग्राम। 1 ग्राम बोल रहा ना, 1 ग्राम भी नहीं है, देखो कितना है ये, सिर्फ इतने से आपका 200 MeV निकल रही है। अगर मैं पूछूं 1 ग्राम के अंदर, सिर्फ 1 ग्राम पूछ रहा हूं, 1 ग्राम के अंदर आपके कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, तो आप सॉरी कितने, जितने एटम्स उतने न्यूक्लियस आप इजीली निकाल सकते हो, है ना, जितने एटम्स उतने न्यूक्लियस। तो यहां से पूछो आपके पास कितने न्यूक्लियस होंगे, तो आप बोलोगे भाई 1 ग्राम के अंदर होंगे आपके पास 10⁻23/1.6, इतने एटम्स होंगे। समझ रहे हो कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है ना। तो अब एक चीज और समझते हैं यार हम, एक होता है चेन रिएक्शन, है ना, ये तो आई गेस आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि कितनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है। ये जो फिजन होते हैं आपके, ये होता है चेन इनिशियलाइज्ड, मतलब एक इनिशियलाइज मतलब एक न्यूट्रॉन लूंगा और उसको कुछ एनर्जी से भेजता हूँ और वो स्ट्राइक करता है यूरेनियम पे, तब जाके एक्टिव होता है ना। तो आपका एक अच्छा हेडिंग डाल लीजिए, है ना, हेडिंग जरूर डाल लेना, क्या, चेन
इनिशियलाइज्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपका क्या है, ये भाई यूरेनियम है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, एक न्यूट्रॉन से एक्टिवेट किया, मतलब एक स्लो न्यूट्रॉन आया, ठीक है। स्लो मतलब इतना भी स्लो नहीं कि हमको दिख जाए, फिर भी इसकी बहुत अगर मैं एकदम प्रिसाइजली बोलूँ तो इसकी फिर भी 8 टाइम्स ऑफ द साउंड स्पीड। इसको भी स्लो बोला जाएगा, इसको भी स्लो न्यूट्रॉन बोला जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं बार बार यूरेनियम तो बोल रहा हूँ, तो यूरेनियम भाई दो होते हैं, एक तो 235 होता है, एक 238 होता है, ठीक है। अब इनमें से भाई कौन सा वाला यूज कर रहा हूँ मैं, तो भाई आपको बता दूं ज्यादा एक्टिव ये वाला है 235, एक्टिव ये भी है लेकिन कंपेरेटिवली इससे कम है। अगर मुझे इसको एक्टिव कराना है तो मुझको फास्ट न्यूट्रॉन भेजना पड़ेगा, तब जाके ये बाइनरी फिजन वगैरह करेगा। अगर इस वाले न्यूट्रॉन को इसमें भेज दूं कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यही न्यूट्रॉन इसमें टकरा जाए, स्लो न्यूट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा भाई, मतलब ये फिजन के लिए रेडी है। तो अभी मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद हो, काइंड ऑफ ऐसे वाला, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस टूट रहा है 2 पार्ट्स में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा पार्ट बन रहा है कि यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स कुछ तो इधर चले गए, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कुछ आपके यहाँ पे चले गए। तो एक पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ 2-3 न्यूट्रॉन यहाँ से भी निकल गए, हो सकता है क्या, होता है ऐसा भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं यूरेनियम का फिजन कर रहा हूँ तो वहां पे पता है 2.5 to 3 न्यूट्रॉन के आसपास क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो यहां से भी मैं मान लेता हूं कि 3 निकले भाई, न्यूट्रॉन निकला। अब ये निकला है, इसके फॉर्मेशन में क्या एनर्जी इवॉल्व है ना, तो न्यूट्रॉन भी एनर्जी लेके निकला होगा। जब ये लेके निकला तो भाई यूरेनियम, भाई यहाँ पे भी यूरेनियम, क्योंकि यार आप ले रहे हो तो कुछ एक अमाउंट ऑफ यूरेनियम तो लोगे ना, एक न्यूक्लियस तो आप रख नहीं दोगे, उसमें तो आपको स्ट्राइक कराना बहुत, मतलब समझ रहे हो, बहुत टफ गेम हो जाएगा। आप समझो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है ना, बहुत छोटा होता है, बता रखा है वो साइज वगैरह एंगस्ट्रॉम की उस फॉर्म में होता है। और यहाँ पे मैं एक न्यूट्रॉन, वो भी बहुत छोटा है, उसको एग्जैक्टली यहाँ पे हिट कराना, मैं बोलूं कि भाई 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर भी और भी छोटा होता है, लेकिन अगर मैं 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर माइक्रोमीटर भी जा रहा हूं, उतना डिस्टेंस भी अगर ये इधर उधर हो गया तो मिस कर जाएगा, समझ रहे हो। तो एक न्यूक्लियस पे कराना टफ है। तो यहाँ पे चेन इनिशियलाइज ले, क्योंकि कुछ मेरे पास अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया मैंने, उसके अंदर भी बहुत सारे आपके न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, फर्दर फिजन कराया, इसका फिजन हो गया, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, इन्होंने फर्दर 3 यूरेनियम को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने एक्टिवेट किया तो इनसे भी भाई मान लेते हैं अभी 3 ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इधर से भी भाई 3 न्यूट्रॉन निकल गए, 3 न्यूट्रॉन, और भी यूरेनियम पड़े होंगे, फर्दर फिर एक्टिवेट, ऐसे करते करते अब देखो कितने सारे यूरेनियम एक्टिवेट हो गए। अभी आपको मैंने बताया था एक यूरेनियम से कितनी निकलती है एनर्जी, 200 MeV के आसपास। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे एकदम बड़ा दर्जा, मतलब ये भी नहीं है कि यार इसको टाइम लगेगा, विद इन माइक्रो सेकेंड सारा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, ये एक्सप्लोड हो जाएगा। यहीं से बनता है आपका एटॉम बम, जो आपका हिरोशिमा नागासाकी जापान में जो आपका हुआ था, पता है। अगर मैं सिर्फ 50 ग्राम 50 kg लूँ, एक एग्जाम्पल, 50 kg आपका यूरेनियम है, तो एक गांव की बात नहीं कर रहा, पूरा शहर उड़ाने, एक पूरा शहर उड़ा सकते हैं जो आपका वहां पे हुआ था, पूरा एक शहर। और रेडिएशंस तो निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो और दूर तक स्प्रेड करते हैं, है ना। तो भाई मुझे तो चाहिए इससे एनर्जी, अब इतनी भी एनर्जी नहीं चाहिए पूरा शहर उड़ा दूं, मुझे इतनी एनर्जी चाहिए कि भाई मैं उसको यूज कर दूं। आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे यूज होते हैं, तो भाई इसको मुझे किसी भी तरह कंट्रोल करना है। अब कैसे करूं, तो इधर पे 2 तरीके के ये होते हैं आपके चेन इनिशियलाइज्ड। एक तो पहला होता है आपका कंट्रोल्ड, पहले चलो अभी मैंने बता ही दिया, तो पहले अनकंट्रोल्ड के बारे में देख लेते हैं। अनकंट्रोल्ड, तो भाई अनकंट्रोल्ड वाले से मैं क्या बोल सकता हूँ कि वन बाइनरी फिजन, सॉरी वन न्यूक्लियर फिजन
कॉजेस और रिजल्ट्स इन मोर देन वन फिजन। समझ में आ रहा है? एक फिजन हुआ तो उससे एक से ज्यादा फिजन हो रहा है। और आपका दूसरा हो गया कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल वाला आप इजीली बता सकते हो। यहाँ पे आपका खुद आप एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हो क्या, कि एनर्जी एमिशन या फिर डायरेक्ट लिखो आप अनकंट्रोल्ड एनर्जी एमिशन, है ना, अनकंट्रोल्ड एनर्जी एमिशन। और आपका यहाँ पे है कंट्रोल्ड चेन इनिशियलाइज्ड न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे क्या होगा आप बता सकते हो डायरेक्ट, वन फिजन रिजल्ट्स इन और कॉजेस ओनली वन फिजन। तो आपके लिए ये वाला बेस्ट है, कंट्रोल वाला, समझ रहे हो? क्योंकि एक फिजन से एक हो रहा है तो इसमें कंट्रोल्ड एनर्जी निकलेगी, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल। अब ये देखेंगे कंट्रोल कैसे करेंगे, वो आप उसकी टेंशन मत लो, देखेंगे अभी देखेंगे भाई कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। कंट्रोल्ड फिजन, सॉरी कंट्रोल एनर्जी, सॉरी कंट्रोल्ड एनर्जी एमिशन। तो हमारे लिए सूटेबल यही है। वैसे ये भी है सूटेबल, ये कैसे, जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बने हुए हैं वो इसी तरीके से होते हैं, उसमें बस एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, एक भाई न्यूट्रॉन छोड़ दो। कैसा वाला, अच्छा यूरेनियम कौन सा वाला यूज करूंगा बॉम्ब के अंदर, क्योंकि मुझे एकदम एक्टिव चाहिए ना, फट जाए भाई, दुश्मन उड़ जाए एकदम, तो क्या यूज करूंगा 235, है ना। और ये जितना मतलब एक्सप्लोजिव है उससे ज्यादा ये हार्मफुल होता है, जो इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलते हैं, गामा रेडिएशन जो निकलते हैं ना, इवन जो प्रेजेंट है उनको तो हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हार्म पहुंचेगा, समझ रहे हो, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो एक और फॉर्म बोल सकता हूं मैं इसके अंदर, इसके अंदर एक चीज को डिटरमाइन किया जाता है के वैल्यू। अब ये के वैल्यू क्या है एक बार बता देता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। नंबर ऑफ फिजन्स ड्यू टू प्रेजेंट जनरेशन, ड्यू टू प्रेजेंट जनरेशन नंबर ऑफ फिजन ड्यू टू पेरेंट और पास्ट जनरेशन, कुछ भी लिख लो आप, है ना। तो आपको इससे क्लियर पता लग रहा है कि भाई अभी कितना चल रहा है फिजन और जो पहले कितना था। अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। तो अगर के की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 हुई तो इसका मतलब क्या समझ रहा हूं मैं, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन है उसके अंदर फिजन ज्यादा हुए हैं। यही वाला एग्जांपल नहीं है क्या, जो आपका प्रेजेंट जनरेशन है उसके अंदर फिजन क्या हुआ, ज्यादा हुए, तभी के की वैल्यू ज्यादा है ना। आपने अगर एक फिजन कराया तो उससे आपके 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, है ना, एक से ज्यादा फिजन हुए तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यही वाला केस, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। और इसको क्या मैं अपने उसके लिए यूज कर सकता हूं, नहीं, इसमें एनर्जी एकदम बढ़ती चली जाएगी ग्रेजुअली, ठीक है, इवन मल्टीप्लाई होगी, एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, समझ रहे हो। और अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पहले 4 फिजन हो रहे थे, अब आपके 2 हो रहे हैं, फिर एकदम आपका 1 हो रहा है, फिर 1 भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो, इसका तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा होगा, आपका एनर्जी क्या है, कम होती जा रही है और एंड टाइम पे एकदम 0 हो जाएगी। तो क्या ये मेरे काम का है, नहीं भाई, ये भी काम का नहीं है। के की वैल्यू इक्वल टू 1 जो हमने अभी पढ़ा कंट्रोल्ड, तो ये हमारा काम का है भाई, है ना। इसमें एकदम एनर्जी भी एकदम मल्टीप्लाई नहीं हो रही और एनर्जी एकदम एंड में आके खत्म भी नहीं हो रही है ना। तो ये अपने काम का है, ये आपका बॉम्ब बनाने के काम में, ये किसी काम का नहीं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, कि उसके अंदर भाई कैसे वर्क करता है ना, कि भाई कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं जिससे कि मैं उससे एनर्जी निकाल सकूं। तो जी ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या बना दिया, आपका डायग्राम बना दिया, ये आपको समझने के लिए आप बना सकते हो, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो
सबसे पहले क्या बनाया मैंने, ये है आपका कोर, मेन चीज ये क्या है आपका कोर, जहाँ पे आपका होना है, मतलब फिशन जहाँ पे आपका होना है। यहाँ पे मैंने बना रखी हैं फ्यूल रोड्स। फ्यूल रोड मतलब आप नाम समझेंगे, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मैंने क्या बना दी, यहाँ पे रोड्स बना दी। मतलब कि आपका जैसे मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूँ तो हम यूरेनियम को ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी कंट्रोल रोड्स, अभी नेमिंग कर लेते हैं, फंक्शन एक एक का भी समझेंगे। ये है आपका मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर, और इसके बाद ये है आपका फैन, टरबाइन, ठीक है। ये है आपकी कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल, और ये है आपका मैग्नेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कोल्ड वाटर है यहाँ पे, ये आपका वाटर है। अब एक बार स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तो आपको ही समझ में नहीं आ रहा क्या घिचपिच सी कर रखी, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगले 2 मिनट तक ध्यान से सुन लो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये कैसे भाई, ये है आपका क्या, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का पार्ट्स ले रखे मैंने यहाँ पे, ठीक है। उनको एक रॉड बना रखा, इसको क्या करा मैंने, इनिशियलाइज किया एक न्यूट्रॉन को फेंक के, या स्लो न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करा के, भाई इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिजन होना स्टार्ट हुआ। जब फिजन होना स्टार्ट हुआ होगा, अब ये जो मॉडरेटर है इसका काम क्या है, जैसे सपोज करो आपका यूरेनियम है, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन जा रहा है, ये न्यूट्रॉन जा रहा है, ये न्यूट्रॉन जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, ये इसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि मैं स्लो डाउन हो जाए। मॉडरेटर का आपको पता है ना, मॉडरेटर आपने पढ़ा भी होगा किस लिए यूज करते थे, कि हमारा कंट्रोल रिएक्शन हो सके। और मॉडरेटर आपका जनरली D2O है ना, H2O, इवन आपका लेड वगैरह भी यूज होता है, ठीक है। जनरली आपका D2O सबसे ज़्यादा यूज होता है मॉडरेटर के नाम पे, ठीक है। अब ये कंट्रोल रोड्स क्या है, कंट्रोल रोड्स, अभी जो कंट्रोल रोड्स है ये आपका पता क्या कर रही है, ये K=1 की वैल्यू को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, देखो अगर मेरा रिएक्शन ज़्यादा तेज हो रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरा रिएक्शन हो रहा है तेज, तो मैं क्या करूँगा, ये रॉड्स है मेरी, इसको क्या करूँगा, नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और ये उस मटेरियल की बनी हुई है जिससे कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। कंट्रोल रोड्स लिखते जाना आप साथ साथ में, है ना, कि जो आपका कंट्रोल रोड्स होती हैं वो किसके लिए होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग। अगर मैं इसको डाउन करूँगा तो ये इस मटेरियल के सामने आ रहा है, मतलब ये आपका फ्यूल रोड्स है, इसके सामने आ रहा है, इसके सामने आ रहा है, तो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो तो ये रोड एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जिससे कि अगर मेरी K की वैल्यू बढ़ रही थी तो ये इसने क्या कर दी, कम कर दी। और अगर सपोज करो मेरी K की वैल्यू 1 से कम हो रही है तो मैं रोड को क्या कर दूँगा, ऊपर कर दूंगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये है आपका भाई कूलेंट। अब कूलेंट देखो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी इवॉल्व हो रही है। अगर यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो ये जो आपका लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है कि गर्म होगा ना, और ये मूविंग भी है, मैंने पंप लगा रखा है यहाँ पे, तो ये भाई मूविंग है, मूव करते 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 कहाँ पहुंचेगा, ये इस चैम्बर के अंदर पहुंचेगा। कौन से चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर भरा हुआ है मैंने वाटर। क्या भरा हुआ भाई, वाटर। अब वाटर क्या होगा, वाटर जब गर्म होता है तो क्या बनेगा, भाप मतलब स्टीम बनेगा। तो भाई ये गया ऊपर, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका क्या, एक रोटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टीम की वजह से क्या घूमा, आपका रोटर घूम गया, आपकी जो ब्लेड्स है वो घूम गई। उसके घूमने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यहाँ पे आपका क्या है, मॉडरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, मैंने रिएक्शन को इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आपको कंट्रोल रोड्स का सिस्टम समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं नीचे रहूंगा तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो मेरा रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। और मेरा अगर रिएक्शन ज्यादा ही स्लो हो गया है, मुझे लग रहा है कि K की वैल्यू <1 जा रही है, तो मैं इसको ऊपर उठा दूंगा, जिससे कि ये न्यूट्रॉन्स अपने और ज्यादा पावरफुल मोड में अटैक करेंगे, तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने चला रखा है कूलेंट। अब ये कूलेंट ने क्या करी, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता रह रहा है बार बार। जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जा रहा है भाई आगे पंप की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, वाटर, इस वाले एरिया में आपका क्या है, वाटर। ये जो वाटर है ये आपका ट्रांसफर हो रहा है स्टीम बन के। स्टीम तो आपको पता है डेंसिटी कम होती है तो ऊपर जाएगी तो टरबाइन को क्या कर रही है, घुमा रही है। जब ये घुमा रही है और घुमाने के बाद ये ठंडी होकर नीचे आई, और यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर लगा रखा है।
ठंडा वाटर यहाँ से बार बार पास कर रहा हूँ पाइप के बाहर से, ताकि मेरा जो थोड़ी बहुत स्टीम बची है मेरी क्या हो जाए, ठंडी, मतलब ठंडी हो जाए, मतलब पानी में कन्वर्ट हो जाए, ठंडा हो जाए। तो ये फिर से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से फिर से पहुंचेगा, फिर से गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे। तो आपका एक घूमता ही रहेगा टरबाइन, ये घूमता रहेगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो आपका ईएमएफ आता रहेगा। समझ में आई बात? और ये फंक्शन आप जरूर लिख लेना। मॉडरेटर क्या करता है बता दिया, ठीक है जी। आपका कूलेंट, ओके, फ्यूल रोड भी अपना डन है, कंट्रोल रोड्स भी अपना डन है, पंप का आपको पता ही है, कोल्ड वाटर, मतलब बहुत ईजी है ना। डायग्राम पहले कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बट आई थिंक आपको मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स सब समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख सकते हो पॉज करके, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी।